वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम कुलदीप दीक्षित और आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो है डेल EMC डेटा डोमेन का। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डेटा डोमेन। एक्चुअली डेटा डोमेन एक स्टोरेज है डेल का, वो एक्चुअली है क्या और क्यों लोग ले रहे हैं और क्यों हमको भी लेना चाहिए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का हमारे साइड से आपको सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। किसी भी तरीके का मतलब अगर आपको कोई प्लानिंग डेटा सेंटर को लेके करनी है या डेटा सेंटर इम्प्लीमेंट करना है या किसी तरह का रिमोट सपोर्ट लेना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ये डेटा डोमेन है। ओके, ये एक मिड रेंज प्रोडक्ट है डेल का। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। बैक में अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पेन का यूज करके आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे इसके निक कार्ड लगे हुए हैं। ओके, ये हमारा आईडी रैक का पोर्ट है। डेटा डोमेन में भी आईडी रैक का पोर्ट होता है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो हमारे देखे होंगे कि आईडी रैक कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, आईडी रैक का कंसोल कैसे लेते हैं, सेम वही चीज़ है। ये हमारे HBA कार्ड है। एक कार्ड है, इसके दो पोर्ट हैं, सिंगल HBA के साथ है। ये हमारा फ़ैन पावर सप्लाई के साथ जो फ़ैन लग के आता है। ये हमारी हार्ड डिस्क है, 3.5 वाली हार्ड डिस्क लगी हुई है। एंड फ्रंट साइड में भी सेम हार्ड डिस्क 3.5 की ही लगी होगी। ओके, ये हमारी USB मिल जाते हैं और ये हमको BGA। ओके, तो ये हमारा सेम टू सेम जैसे आपने डेल का सर्वर R440 या 720 या 740 या 740 XD देखा होगा, तो सेम ही है। अच्छा, हम बात करते हैं कि डेटा डोमेन एक्चुअल हमको लेना क्यों है और हमको क्यों डेटा ही डोमेन लेना चाहिए। और भी हमारे पास नेस के स्टोरेज आते हैं डेल में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो एमी का बनाया था, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत चला वो वीडियो, बहुत लोगों ने देखा, अभी भी लोग उसको देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डेटा डोमेन हमको क्यों लेना चाहिए। हम और भी लो लेवल प्रोडक्ट ले सकते हैं डेल के, जैसे एमी का हो गया, वो डेटा डोमेन से काफ़ी सस्ता है। या हम डेल का कोई सर्वर ले सकते हैं, या हम डेल का कोई नेस स्टोरेज ले सकते हैं, MX करके जो डेल के आते हैं। डेटा डोमेन क्यों लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले डेटा डोमेन के मॉडल देख लेते हैं। डेटा डोमेन DD3300, DD6900, DD9400, DD9900, फ्लैश रैन, BMC, रीसेट। ओके, ये क्या है, जैसे ये DD3300 हो गया, 6900 हो गया। जैसे कि डेल के सर्वर में बहुत सारे मॉडल आते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आप 440 लोगे तो उसमें आपको सिंगल प्रोसेसर के साथ मिलेगा, या आप थोड़ा R सीरीज में जाओगे, सॉरी 6 सीरीज में जाओगे, 7 जनरेशन में जाओगे या 6 जनरेशन में जाओगे तो आपको हार्डवेयर की कंपेटिबिलिटी उतनी ज़्यादा मिल जाती है। तो उसके हिसाब से यहाँ भी इसके डिफरेंट मॉडल लॉन्च किए हुए हैं डेल ने। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमको लेना क्यों चाहिए। डीडी डीडी क्या करता है, देखो, डेटा डुप्लीकेशन एक इतना अच्छा फीचर है डीडी के साथ कि अगर हमने मान लो हमारे पास 4 फोल्डर है और 4 फोल्डर में एक वर्ड की फ़ाइल है जो 5 MB की है और चारों फोल्डर में पड़ी हुई है वही फाइल। तो ये डी डुप्लीकेशन करता क्या है, वो चारों फाइलों को ना लेके, मतलब बैकअप उन चारों फाइलों का नहीं लेगा और बैकअप केवल उसका सिंगल बैकअप लेगा डायरेक्टरी पे। तो क्या हो जाता है कि कंप्रेस, मतलब हमारा जो साइज था बहुत ज़्यादा होने वाला था। और अगर आप अदर्स कोई स्टोरी ले लेते हो या कोई अदर्स कोई नेस्ट यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, जितनी जगह डेटा पड़ा है वही सेम टू सेम डेटा आपका वहाँ पे जाएगा, कोई डी डुप्लीकेशन का फीचर नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें डी डुप्लीकेशन का फीचर मिल रहा है। ओके, तो ये आप यहाँ पे इसका पढ़ भी सकते हो। द फाइल सिस्टम डुप्लीकेशन डेटा वाई identify redundant data during each backup and storage, unique data just one। हर एक कोई भी जॉब रन करेगा। अच्छा, इसका एक सॉल्यूशन आता है डेटा डोमेन का, जो नेटवर्क है डेल का खुद का एक सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर, वो इसका सॉल्यूशन है। ओके, वो डीडी के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। पहले ये डीडी का बनाते हैं, फिर नेटवर्क का कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके क्लाइंट कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सारी कुछ वीडियो बनने वाले हैं। तो आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।
ओके, डीडुप्लीकेशन का यही एक बहुत अच्छा फीचर है कि हम कोई भी फाइल को डीडुप्लीकेट मतलब सीधा कॉपी होने से अच्छा है कि हम उसका डुप्लीकेशन करके हम केवल सिंगल फाइल का ही डेटा लेंगे। सेकंड फीचर एक बहुत अच्छा फीचर है, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, ये अपने फॉर्मेट में डेटा को कंप्रेस कर देता है। डीडी कैसे कर देता है, जैसे कि मान लो हमारे पास 10 TB का हमने डेटा लिया। 10 TB का डेटा को कम से कितना कम कर देगा, कम से कम कर देगा ये आपको आ, बहुत कम करे तो 1 TB में लेके जाएगा, इतना कंप्रेस कर देगा। इतना अच्छा फीचर, इसीलिए हम इसको कम स्पेस में लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस लेने की जरूरत डीडी हम लेते ही इसीलिए कि हमें एक तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होगी, रैक में ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, और कंप्रेस करके डेटा भी रखता है और डीडुप्लीकेशन भी करता है। ये हमारा मेन मोटिव होता है डीडी लेने का, इसीलिए हम डीडी परचेस करते हैं। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। द फाइल सिस्टम यूज कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिमाइज अवेलेबल डिस्क स्पेस व्हेन स्टोर डेटा, सो डिस्क स्पेस इज कैलकुलेट टू वे, फिजिकल एंड लॉजिकल। ओके, आपको थोड़ा सा और अगर पढ़ना है तो आप डेल की साइट पे डीडी के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत सारे फीचर हैं, मैं इस वीडियो में इतने सारे आपको नहीं बता सकता, ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी। जो मेन फीचर थे, हमें क्यों इसका मॉडल कौन सा है, ये दिखता कैसे है, ये इसका ऐसा कौन सा अच्छा फीचर है जिसकी वजह से लोग परचेज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड में है, नेटवर्कर बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड में है बैकअप टूल के लिए, क्योंकि वो इसी का सॉल्यूशन है। और सब लोग डीडी इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारी ज़्यादा फाइल को कंप्रेस करेगा, डुप्लीकेशन को बचाएगा, तो इसलिए मार्केट में अभी डेटा डोमेन बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसका नेटवर्कर जो सॉफ्टवेयर है वो भी डिमांड में। तो हमको ये मेन मोटिव था कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना, और ये आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसमें एक्चुअल में बैकएंड में चलता क्या है, इसका आईडी रैक दिखता कैसा है, तो वही सब देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है क्या, एक्चुअली इसमें बताने का पर्पस आपका ये है कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। एनएफएस पे काम करता है। एनएफएस ये हमारा यूनिक्स बेस, जैसे कि हमारा लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, उस पर CISF विंडोज़ के लिए। एक इसका ये सबसे अच्छा जो फीचर है ना, ये जो नई प्रोटोकॉल आई है वो है डीडी बूस्ट। डीडी बूस्ट से हम नेटवर्कर को इंटीग्रेट करेंगे। एक्चुअली सबसे अच्छा फीचर है अभी तक का। ओके, डीडी बूस्ट हम करते क्या, एक्चुअली नेटवर्कर में एक यूज़र बनाते हैं डीडी बूस्ट का, और हम वही सेम इंटीग्रेट कर डेटा डोमेन में एक हम यूज़र बनाते हैं डीडी बूस्ट। जैसे हमने एडमिन का यूज़र बना लिया, वैसे ही एक हम डीडी बूस्ट का यूज़र बनाएंगे, पासवर्ड देंगे उसको, और उसी से हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, नेटवर्कर को। कैसे, नेटवर्कर पे जब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, एक बैकअप सर्वर होगा, मतलब एक सर्वर पे जिस पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उस पर हम नेटवर्कर इंस्टॉल कर लेंगे। नेटवर्कर इंस्टॉल करने के बाद जब हम नेटवर्कर को डीडी से इंटीग्रेट कराएंगे, तो इंटीग्रेट कराने का जो हमारा तरीका होगा वो डीडी बूस्ट होगा। डीडी बूस्ट मतलब ये हमारी एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल काम कैसे करती है, जैसे हमने डेटा डोमेन में डीडी बूस्ट का यूज़र बनाया, वही सेम नेटवर्कर पे जाएंगे, और जब हम इंटीग्रेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे करेंगे क्या, हम डीडी बूस्ट का वही यूज़र नेम और पासवर्ड सेम देंगे जो हमने डेटा डोमेन में क्रिएट किया था। और जैसे ही हम वो देंगे, पहले तो हम सारा कुछ पिंग विंग चेक कर लेंगे कि हमारा डीडी से और हमारा जो फिजिकल सर्वर है जिस पे हमने नेटवर्क इंस्टॉल किया वो प्रॉपर तरीके से पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। पिंग चेक करने के बाद हम उस पर इंटीग्रेट करने के लिए डीडी का यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद वो इंटीग्रेट कर जाएगा उससे, और डीडी कम्युनिकेट करने लगेगा हमारे नेटवर्कर से। एक NDMP, ये VLT के लिए नीड टू वर्ल्ड VLT क्या है, वर्चुअल टैप लाइब्रेरी। टैप लाइब्रेरी होती है ना, जैसे IBM की आती है जिसमें टैप लगता है बहुत ज़्यादा डेटा रखने के लिए, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का डेटा चला तो एक टैप में हमने कैप्चर कर लिया और फिर उसका अनदर टैप में कैप्चर कर लिया, तो ये उस तरीके का। ये इसमें आप वर्चुअल भी बना सकते हो डेटा डोमेन में। और डेटा डोमेन में और एक अच्छी बहुत सारी फीचर हैं, अगर आप थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करोगे। हम इसमें कोई भी बैकअप टूल भी यूज नहीं करेंगे, तब भी बैकअप हम ले सकते हैं डायरेक्ट डेटा डोमेन से। जैसे कि हमने नेटवर्क कर लिया डायल का सॉल्यूशन, तो उसको भी हमने परचेज़ किया कहीं ना कहीं, उसका भी हमारा कॉस्ट जा रहा है। तो डेटा डोमेन में ऐसा भी फीचर है कि हमें कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसी से डायरेक्ट हम उसको बैकअप ले सकते हैं।
तो अगर पढ़ोगे थोड़ा सा उसके बारे में तो आपको पता चलेगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम नेटवर्क का खरीदें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप मॉनिटर कर लोगे जॉब को, क्यों फेल हुआ, लॉक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको डीडी पे भी मिल जाएंगी। लेकिन सब लोग प्रेफर करते हैं, एक्चुअली डेल भी प्रेफर करता है कि आप नेटवर्क का खरीदो और उसके साथ इंटीग्रेट करो। ओके, तो थ्योरी में इतना ही था। अभी हम डायरेक्ट अपनी लैब में चलने वाले हैं। ठीक है, आईडी रैक का हम आईपी डाल दिया, यूजर नेम पासवर्ड से सेट कर दिया है। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्या, आईडी रैक से हम डीडी को लॉगिन करके आपको एक एक सिंगल फीचर, इसमें क्या बना है, कौन सा रैड है, कितना स्पेस है, कैसे बनाएंगे, ये फीचर किस काम आता है, ये फीचर किस काम आता है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप चलते हैं अपने लैब की साइड। ओके, तो हम अपनी लैब में आ गए हैं और ये हमारे आईडी रैक का पासवर्ड है डेटा डोमेन का 10.10.0.43। ये हमने आईडी रैक में पासवर्ड डाल रखा है। हम इससे लॉगिन कर लेंगे, जैसे कि और भी सर्वर आपने लॉगिन किए होंगे ना पहले, अगर नहीं किए तो आईडी रैक को कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आप देख सकते हो। हमारे लास्ट वीडियो में बहुत सारे आईडी रैक के वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे डेटा इसके सॉरी डेल के वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, आईडी रैक कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने। इसमें आईडी रैक कॉन्फ़िगर करना आपको नहीं बताया, नॉर्मल तरीका है जैसे करते हैं वही तरीका है। मिनी यूएसबी को कनेक्ट करेंगे, 169 वाला आईपी डालेंगे, उस पर हम अपना ये अपना नया जो हम आईपी चलाने वाले हैं लोकल आईपी डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देंगे और इनसे इसका रिमोट आ जाएगा। ओके, तो अब ये हमने डाल दिया, ये हम लॉगिन कर लेंगे। इसका भी इंटरफेस कैसे आने वाला है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इंटरफेस वन से ये हमारा इंटरफेस है, डीडी सिस्टम मैनेजर। अब यहाँ पे हमने जो यूज़र डाला है सिस एडमिन का, वो हम सिस एडमिन का यूज़र डालेंगे, इन पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे इसको। ये हमने पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया, तो ये हमारा मेन पेज आ जाता है। सबसे पहले जैसे ही हम डीडी को लॉगिन करते हैं तो इसमें एक विजार्ड ओपन होता है जिसमें लिख के आता है व्हाट इज़ न्यू, मतलब अभी नया अपडेट क्या आया है डेटा डोमेन में। तो जैसे कि बता रहा है डीडी ओएस का न्यू वर्जन 7.8 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, जिसमें हाई अवेलेबिलिटी एच सिस्टम फैलोवल हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया। यहाँ पे अगर आप 100 डिटेल करोगे तो यहाँ पे और देखने को मिलेगा आपको। एंड एक्सटर्नल की मैनेजर सपोर्ट, क्लाउड इनकैप्शन, ये सब चीज़ें जो भी न्यू आएंगी ना, आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे अगर तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि क्या क्या अभी नया अपडेट किया हुआ है इन्होंने अपने नए ओएस में। तो सबसे पहले ओएस का फीचर दिखाते हैं आपको वो लोग, कि जैसे पहले आप वो अपडेट करोगे उसके बाद में आपको 10 फीचर मिलेंगे। डैशबोर्ड पे आओगे तो अलर्ट पे मिलेगा, अलर्ट देखने को मिलेंगे कि हमारे हार्डवेयर में कोई अलर्ट है या नहीं है। अलर्ट से पहले वार्निंग आएगी, अगर वार्निंग कोई आ रही है तो वो भी यहाँ पे सब मिलेगी। तो अभी दोनों जीरो हैं। ठीक है, तो ये इसका डैशबोर्ड है। इसको थोड़े से नीचे आओगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन की सर्विस, डी वोल्ट, इनक्लोजर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टोटल साइज देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास साइज कितना है। ठीक है, जैसे टोटल साइज आपको देखा हो तो यहाँ पे देखिएगा आपको 13 TB। अभी आप सोच रहे होगे इतना कम स्पेस, इतना कम तो हमारे सर्वर में होता है, इसीलिए तो इसको लिया जाता है, क्योंकि ये सॉरी ये कंप्रेशन इतना अच्छा देता है, कंप्रेस इतना अच्छा करता है कि आप पूछो ही मत। तो अभी इसमें है क्या, देखो स्टोर, थोड़ा सा नीचे आओगे हार्डवेयर के पार्ट पे तो ये नीचे आपको दिखेगा स्टोरेज। ये स्टोरेज के पार्ट में अगर आओगे तो नीचे ऑपरेशनल स्टोरेज 7 एंड हॉट स्पेयर की डिवाइस आपको एक देखने को मिलेगी, एंड फेल ओवर फेल डिवाइस 0। तो मतलब टोटल डिवाइस हमारी 7 हैं और हमने एक हॉट स्पेयर बना रखी है। रियल टाइम चार्ट भी आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन है रियल टाइम चार्ट का, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा कितना स्पेस कंज्यूम हो रहा है एक्चुअली। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना स्पेस, मतलब CPU कितना कंज्यूम कर रहा है, ये सारा ग्राफ अपने को देखने को मिल जाता है कि कितने टाइम पे कितना हाई गया, कौन सा बैकअप आया, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। अब हम हेल्थ में आ जाते हैं। हेल्थ में आने के बाद हमको अलर्ट मिल रहा है, करंट अलर्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा कि हम यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कोई अलर्ट आ रहा है या वो नहीं आ रहा है, तो वो सब देखने को मिल जाएगा। अलर्ट हिस्ट्री में जो हमारे अलर्ट पहले आ चुके हैं वो कौन कौन से अलर्ट हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे VLT इनेबल है, VLT मतलब वर्चुअल टैप लाइव, VLT इज इनेबल, सप्लाई नोटिस, मेंटेन, सब कुछ चीज़ें, ये जो भी अलर्ट आए आपको जो हिस्ट्री होगी ना अलर्ट की वो सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और यहीं पे नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या नोटिफिकेशन आ, जैसे क्लास एट्रीब्यूट में जाओगे तो ये वार्निंग, ये मतलब नोटिफिकेशन है हमको
कि हमारे ये वार्निंग के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसी के नीचे अगर आप जॉब में जाओगे तो ये इन प्रोग्रेस वाला मोड दिखा रहा है। ये क्या है, ऑटो अपडेटिंग इन 53 या 52, ये जो सेकंड दिखा रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली है क्या, जब हम यहाँ से खुद, आपने बताया था ना कि ये खुद से भी बैकअप ले सकता है, मतलब किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो ये वो है, वो दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटा मैनेजमेंट में जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा पार्ट है। एक्चुअली ये है क्या, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुका है हमारे एक प्रोजेक्ट पे। तो सेम हम आपको टेबल शो करके दिखा रहे हैं कि इसमें चीज़ें क्या होती हैं और आप कॉन्फ़िगर कैसे करोगे। इसमें कॉन्फ़िगर करने में भी कुछ नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। कुछ जैसे एम में था 4024 में, ऐसा कुछ नहीं करना है। एम का थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसका कोई टिपिकल नहीं है। आपको ये नॉर्मल ओएस चल रहा है इसका, ठीक है। फाइल सिस्टम में जाओगे तो ये आपको पूरा स्पेस दिखाएगा कि हमारे पास 13 TB का स्पेस है, ठीक है। स्पेस का पार्टीशन 13 TB का स्पेस है, हमने यूज कितना कर लिया है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जब हम इसका ओएस डालते हैं, जैसे हम ID लॉगिन करेंगे, जब हम ओएस इंस्टॉल करेंगे, इसका ओएस भी उस तरीके से इंस्टॉल नहीं होता। आप डायरेक्ट जैसे लॉगिन करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने लोअर ओएस पे चला ही जाएगा, मतलब चलेगा। फिर इसको हम अपग्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा नीचे आगे वाले टाइम पे, ठीक है। तो ये देखो DD बार करके एक इन्होंने पार्टीशन बनाया जिसका साइज 47 GB है। एक DD बार कोर करके बनाया जिसका 108 है। ये इसके दो खुद के पार्टीशन है। और फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम हमेशा एनेबल रहना चाहिए जब भी आप बैकअप लोगे, नहीं तो ये बैकअप लेगा नहीं। और ये अगर ये डिसेबल भी हो जाता है, फाइल सिस्टम डिसेबल कैसे होता है, अगर आपका NTP सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है डेटा डोमेन से, तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, DD इनक्रप्शन नन, फाइल सिस्टम लॉग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइल सिस्टम में देखने को मिल जाएगी। फिजिकल साइज, वेयर कैलकुलेट ड्यूरेक्शन, लास्ट फाइल के लिए, ठीक है। इसका लास्ट वाले ऑप्शन में जाओगे चार्ट में, तो ये आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली ये स्पेस कितना यूज कर रहा है, कितने टाइम पे कौन सा स्पेस कितना यूज किया। तो ये सारी चीज़ें इस पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। M3, अब चलते हैं हम M3 पे। M3 एक्चुअल क्या है, अभी जब हम नेटवर्कर इंस्टॉल करेंगे और उसमें जब बैकअप लगाएंगे तो आपको एक्चुअल चीज़ पता चलेगी। नेटवर्कर में होता क्या, हम एक पूल बनाते हैं, ठीक है। पूल में हम एक अपना पूल बना लेते हैं अपने नाम से। तो जैसे ये सारे पूल कहाँ पे जाते हैं, डेटा कोर में। डेटा कोर क्या है, डेटा कूल 1 के नाम से आ रहा है ना ये डेटा कोर। वो अभी हमने जो पीछे थोड़ा सा दिखाया था ना आपको कि इसके दो पार्टीशन बने हैं 104, उसके अंदर जाते हैं। तो जब जिस नाम से हम पूल बनाएंगे ना वहाँ पे नेटवर्कर में, उसी नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, मतलब M3 जनरेट हो जाएगा पूल बनाने के साथ साथ। तो जितने भी वहाँ बनाते जाएंगे वो सारे हमको यहाँ पे दिखते जाएंगे कि इस नाम से हमने पूल बनाया। क्योंकि जब हम बैकअप का किसी का भी शेड्यूल लगाएंगे, ग्रुप का शेड्यूल लगाएंगे, तो उस ग्रुप पे हम सेलेक्ट करेंगे कि इस ग्रुप का बैकअप किस M3 पे जाएगा। तो ये सारी M3 हैं, जैसे बैकअप के नाम से बनाया बैकअप SBR SSCL करके, ये सारा चीज़ें M3 के अंदर आती हैं। ओके, M3 यही शो करता है। जैसे अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखोगे ना तो CISF नो है, NFS नो है, DD बूस्ट यस है, क्योंकि हमने ये इसको DD बूस्ट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, तो इसलिए DD बूस्ट यस दिखा रहा है। अब चलते हैं कोटा में। कोटा एक्चुअली डिसेबल किया हुआ है। कोटा है क्या, जैसे हमने एक M3 बनाया, तो M3 अभी तो हमने बना दिया, तो वो पूरा M3 साइज लेगा जितना भी हमारे DD में साइज है। तो हम क्या करें, अगर हम कोटा इनेबल कर देते हैं, जैसे इनेबल कोटा करेंगे तो ये हमको ये दिखाएगा कि कौन से वाले M3 को हमें कोटा देना। मान लो कि हमने एक M3 पे हम सेट कर देंगे कि इस पे केवल 10 GB का ही डेटा कंज्यूम होगा, मतलब 10 TB स्पेस ही लेगा, बाकी का इससे ज़्यादा डेटा आएगा तो वो राइट नहीं करेगा, इसलिए हम कोटा लगाते हैं। स्नैपशॉट क्या है, स्नैपशॉट दो तरीके के, एक तो VMware में आप स्नैपशॉट लेते हो और अदर्स स्टोरेज में भी स्नैपशॉट ले। और टूल क्या करते हैं, जैसे आपने अगर कभी कॉम्बोल्ट पे काम किया हो, कॉम्बोल्ट जब भी बैकअप लेता है तो पहले क्या करता है, एक स्नैपशॉट क्रिएट करता है, फिर बैकअप लेता है, फिर स्नैपशॉट डिलीट कर देता है। तो इसमें क्या है कि M3 जैसे आपको लग रहा है कि इसमें कुछ क्रिटिकल, हम नेटवर्कर में कुछ क्रिटिकल
हम करने जा रहे हैं या कोई अपग्रेड करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सीधा डीडी में स्नैपशॉट पे और उस पर्टिकुलर एमटीडी का स्नैपशॉट ले लेंगे। और अगर हम फिर जब नेटवर्क को अपग्रेड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अगर एमटीडी वहाँ पे जो पूल है ना, पूल को हम यहाँ पे एमटीडी बोलते हैं, वहाँ पे पूल बोलते हैं नेटवर्कर में। नेटवर्कर में पूल बनाएंगे, यहाँ पे एमटीडी बन जाएगा। तो अगर पूल हमारा कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है या कुछ इशू आ जाता है पूल में, तो हम यहाँ से जाके उसको फिर से रिवर्ट कर सकते हैं स्नैपशॉट में जाके। ठीक है, ये सारी देखो जो एम3 वहाँ पे दिख रही थी ना, वही सारी एम3 यहाँ पे भी दिख रही हैं आपको। अब आ जाते हैं रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन एक्चुअली है क्या, जैसे हमारा एक डीसी है और एक हमारा डीआर है, एनडीआर। डीआर डेटा रिकवरी सेंटर होता है और एनडीआर नियरेस्ट डेटा रिकवरी सेंटर होता है। तो मान लो एक यहाँ पे डीडी लगा है, एक वहाँ पे डीडी लगा है, तो रेप्लिकेशन किस तरीके से होगा, तो इसमें दो तरीके का है, ऑटोमेटिक और ऑन डिमांड। ऑटोमेटिक मतलब अगर हम इस पर सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, और ऑन डिमांड मतलब कि जब हमें रेप्लिकेट करवाना है, कब करवाना है, तो उसी के हिसाब से हम उसको रेप्लिकेशन इनेबल कर देंगे। ये डीआर और एनडीआर का फीचर है, मतलब फीचर क्या है, ये उसी के लिए फीचर तो ये डेटा डोमेन का है। अब आ जाते हैं प्रोटोकॉल में। देखो वह वहाँ पे जो हमने आपको फिजिकली सॉरी उस पर जो चार्ट पे बताया था कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल हैं, तो डीडी बूस्ट, यहाँ पे डीडी बूस्ट का स्टेटस आप इनेबल देख रहे होंगे, क्योंकि हमने डीडी बूस्ट से ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसलिए डीडी बूस्ट यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है, और हम इसी से नेटवर्कर को इंटीग्रेट करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि नेटवर्कर को कैसे इनेबल करते हैं और कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ नेटवर्कर की कैसे होती है। ये अभी डेटा डोमेन का वीडियो है, इसके ये वीडियो आने के बाद हम लोग वो नेटवर्कर का वीडियो लेके आएंगे। ये CISF है और ये NFS है। CISF मतलब ये विंडोज़ के लिए, NFS ये लिनक्स के लिए अगर हमें बैकअप लेना है तो। और ये DD-VLT, ये देखो अगर हम वर्चुअल बनाएंगे ना, तो ये लाइब्रेरी है और वोल्ट है। ये आपने अगर नहीं देखा होगा ML3 का भी, या ML1000 या ML3 टैब लाइब्रेरी डेल की देखी नहीं देखी होगी, तो उसका भी वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और टैब क्या होती है, ये वो सब कुछ दिखाने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से वर्चुअल बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी एक प्रोटोकॉल है। अब चलते हैं हार्डवेयर में। ये हार्डवेयर का ओवरव्यू है हमारा। ये टोटल डिस्क हमारे पास 7 है, लेकिन यहाँ पे 6 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक हमने हॉट स्पेयर में डाली हुई है, और ये हमने एक हॉट स्पेयर के साथ है और बाकी की 4 डिस्कों के साथ हमने रैड 6 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके, डिस्क यूज, ये अगर साइज देखोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे साइज दिखा रहा है 3.64 TB का साइज है, और सैस हमारी हार्ड। ये इनक्लोजर है। इनक्लोजर मतलब जैसे कि सर्वर में हमारे पास हार्ड डिस्क का जैसे सर्वर में हार्ड डिस्क का इनक्लोजर होता था, ऐसे ही इसमें भी इनक्लोजर है। ऑल टीयर में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अगर 0 से काउंट करेंगे, तो अगर हम इसको 1 काउंट यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 वाला, क्योंकि वो 0 को भी 1 काउंट करके चलता है। ठीक है, ये इनका एक तरफ से फ्लैश ड्राइव भी लगी है जिसमें हमारा उसका OS जाता है। ईथरनेट में आपका हमने जो IP ये 43 डाला हुआ है, यही जो हम ID रैक का लॉगिन करके जो डालने वाले थे, ID रैक से भी यही सारा कुछ दिखता, वो इसमें हम IP डाल सकते हैं ईथरनेट में। ये हमारे डोमेन का नेम है ssl.gov.in। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइबर चैनल का। फाइबर चैनल पे क्लिक करेंगे तो फाइबर चैनल इनेबल है, रनिंग है, क्योंकि हमारे फाइबर से ही कनेक्ट हैं। ये WWN नंबर होता है ना, वर्ल्ड वाइड पार्ट नंबर, वो ये हमारा दिखा रहा है। इसके नीचे ऑप्शन है हमारा फाइबर चैनल के नीचे चेसी का। चेसी में हम देखेंगे ये दिखता है एक्चुअल कैसा, ये CPU है, ये 2 CPU लगे हैं। CPU एक 0 और 2 1, ये टेम्परेचर दिखा रहा है। ये फ़ैन का दिखा रहा है आपको कितने फ़ैन लगे हुए हैं। SSD, NV रैम, ये सारी आपको जितनी भी ड्राइव है वो सब यहाँ पे दिख रही हैं। अब नया ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर में हम एक्सेस में जाएंगे। एक्चुअली पहले एक्सेस में देखेंगे
है क्या, ये सर्विसेज हैं। अगर जैसे कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे नेटवर्कर से और डेटा डोमेन को कौन कौन सी सर्विसेज को इनेबल करना पड़ेगा, वो हमको इनेबल करनी पड़ेंगी, यहाँ पे अलाउ करनी पड़ेंगी। ये सर्विसेज का सारा ऑप्शन दे रहा है। ये यूजर है, वो मैंने जो डी बूस्ट का यूज़र बताया था ना, वो यहाँ से बनेगा आपका। और ये यूज़र बनाना बहुत, ये जैसे हमने अभी विशेष एडमिन से लॉगिन किया, ये डी बूस्ट हमारा इंटीग्रेट करवाने के लिए प्रोटोकॉल वाला है। ठीक है, ये यूज़र की डिटेल सारी दी हुई है। बिटवीन चेंज, मैक्सिमम डेट क्या है, पासवर्ड की लास्ट हिस्ट्री बता रहा है। ये ऑथेंटिकेशन है कि एक्टिव डायरेक्टरी से करना है, वर्क ग्रुप ऑथेंटिकेशन, एलडैप वगैरह करके। एक्टिव यूजर की डिटेल बता से एडमिन, क्योंकि हमने इसी से लॉगिन किया हुआ है, बहुत टाइम से इसी से लॉगिन है। ठीक है, अब आते हैं लाइसेंसिंग वाले पार्ट पे। लाइसेंसिंग की फ़ाइल अपलोडेड है। बिना लाइसेंस, एक बात और, चाहे नेटवर्क हो या डेटा डोमेन हो, विदाउट लाइसेंस के ये काम करेगा ही नहीं। ना तो आपका बैकअप लेने देगा, ना कुछ काम करने देगा। तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी है ये। और हमें, जब हम इसको परचेज़ करते हैं तो डेल ही हमें इसका लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। ये सेटिंग है मेल सर्वर की, कि अगर कुछ होता है तो हमारे पास मेल आएगी या नहीं आएगी। ये NTP है। ये NTP हमारा जो AD ID है उसका, सॉरी जो AD सिस्टम है उसका IP पड़ा हुआ है। NTP होता है ना, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, वो वाला है। अगर ये IP नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप बैकअप नहीं ले पाओगे। DT बैकअप राइट नहीं करने देगा आपको, पहले NTP देखना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चलना चाहिए। SNMP इनेबल है। इसके जो भी आपका अलर्ट पलट जाएंगे वो मेल पे जाएंगे। ठीक है, मेंटेनेंस में आ जाते हैं तो इसमें एक सिस्टम का ऑप्शन है। सिस्टम मतलब ये आपको बताएगा कौन से मॉडल नंबर पे है, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। सिस्टम हैज़ बीन अपडेट 7 डेज 5 आवर 44 मिनट। कब से सिस्टम चल रहा है, ये अब टाइम दिखा रहा है, सीरियल नंबर क्या है। ये जो अपग्रेड पैकेज का दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जैसे 7.8 चल रहा है, तो मैंने क्या बोला कि OS इसमें कोई ऐसे नहीं डालता कि हमने विंडोज़ का OS डाल दिया या विंडोज़ का OS चल रहा है तो वैसे ही चल गया, वैसा कुछ नहीं है। हमको करना क्या है, IDREC से लॉगिन करना है, या जब हमारा IDREC कॉन्फ़िगर हो जाए तो हमारे सिसएडमिन से लॉगिन करके और सीधा यहाँ पे वही पैकेज की फ़ाइल डेल के साइट से डाउनलोड करनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, वहाँ यहाँ ऊपर कॉन्फ़िगर सिस्टम का ऑप्शन है। रीबूट कर सकते हो सिस्टम, उसका है ऑप्शन। ये वर्जन है, ऊपर मॉडल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको बताया हुआ था हमने, तो वो ये सब सपोर्ट है। ये हमारा मतलब चैनल सपोर्ट है कि हम कैसे सपोर्ट, अगर हमको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो हम अलर्ट समरी एंड ऑटो सपोर्ट इस पे हम मेल कर सकते हैं। क्लाउड क्यू पे भी कर सकते, क्लाउड क्यू हमने डिसेबल किया हुआ, उस पर कर सकते हैं। ये लॉग्स हमारे जनरेट हो रहे हैं। अगर जैसे कोई भी लॉग्स हमें डाउनलोड करना है तो हम उस पर डाउनलोड पे क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। IPIM नेटवर्क पाथ है, ये हमारा बताता है कि हम कौन सा मैक एड्रेस हमारे को, इस ID का मैक एड्रेस कौन सा है। तो ये सब था हमारे डेटा डोमेन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा नेटवर्कर का, कि हम नेटवर्क का इंस्टॉल कैसे करेंगे और उस पर बैकअप लगाएंगे क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेटवर्कर एक्चुअल देखने की चीज़ है, वो कैसे हम काम करते हैं डेटा डोमेन। तो ये है कि हमारा ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर रहे थे हम, और एक बार हो गया तो कोई बार बार लॉगिन करता नहीं है। SNMP इस पर हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक लॉग्स हमारे जनरेट होते रहते हैं। तो हम मेन चीज़ देखेंगे कि नेटवर्क का इंस्टॉल कैसे करेंगे, बैकअप कैसे लगाएंगे, बी प्रॉक्सी कैसे बनाएंगे, बी प्रॉक्सी के थ्रू हम VM का बैकअप कैसे लेंगे। तो ये सब चीज़ें हम नेटवर्कर में देखने वाले हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।